चाइना की BYD ने $700 मिलियन खर्चे किए पिछले 2 साल के अंदर। किसके ऊपर? अपनी खुद की प्राइवेट नेवी बनाने के लिए। ये 7 जहाज, एक एक जहाज ऐसा है कि उसके अंदर एक बार में 7,000 से 10,000 गाड़ियां आप डाल सकते हो। और उसको डाल के क्या करोगे? बिना किसी शिपिंग कंपनी को पैसा दिए सीधा यूरोप के डॉक्स पे आप इसको लेके जा सकते हो। सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि कार कंपनी के पास खुद की नेवी होनी क्यों जरूरी है, लेकिन ये अजीब नहीं है। ये एक ऐसा स्ट्रैटेजिक मूव है जिसके बारे में इंडिया की ऑटोमोटिव सेक्टर में ज्यादा बातें नहीं होती है। और जिस चीज के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि इस एक डिसीजन से इंडिया के सारे OEMs के लिए, यानी ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, उनके लिए स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज बन जाता है, चाहे उनकी गाड़ियां कितनी भी बेहतरीन क्यों ना हो। और फिर सवाल ये आता है कि अगर चाइना के कॉम्पिटिटर्स अपनी खुद की समुद्री सेना बनाने में लग गए हैं तो क्या हमारे इंडिया के प्लेयर्स इनसे कम्पीट कर पाएंगे कॉस्ट पे, और क्या एक्चुअली कोई रास्ता है हमारे पास? पहले एक चीज जरा मैं आपको ढंग से बता देता हूं कि बॉस, ट्रेडिशनल ऑटोमोटिव एक्सपोर्टर्स जो होते हैं, इंडियंस भी वेस्टर्न वाले भी, उनके सप्लाई चेन में एक ग्रॉस मार्जिन स्टैक होता है। 26.7% तक पहुंच जाता है नंबर। इसका मतलब मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि एक फैक्ट्री से गाड़ी निकल के जब एंड बायर के पास पहुंचती है, बीच में जो भी मिडलमैन होते हैं ना, पार्ट वेंडर्स, लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर्स, शिपिंग कार्टेल वाले, सब लोग मिल करके 1 रुपए में से लगभग 26 पैसे खा जाते हैं। BYD की केस में ये नंबर 9.4% है। ये फिगर एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ फ्रेट एनालिटिक्स के डेटाबेसेस में होता है। मेन स्ट्रीम न्यूज में ज्यादा इसका डिस्कशन नहीं होता है। मुझे भी पहली बार पढ़ के बिलीव करने में टाइम लगा कि बॉस इतना बड़ा गैप कैसे हो सकता है, तो सिस्टम आखिर काम कैसे करता है और कौन कौन है सिस्टम में जो कि इसका फायदा उठा रहा है। चाहे आप जानो या ना जानो, इसके पूरे सीन के पीछे आप देखोगे तो बॉस कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है। मारुति सुजुकी अपना स्विफ्ट मैक्सिको एक्सपोर्ट करती है। कार फैक्ट्री से निकलती है, ट्रक पे जाती है, नावा शिवा वाले पोर्ट पे जाती है। वहां से एक थर्ड पार्टी शिपिंग कंपनी का जहाज आता है जो कि वहां वेट कर रहा होता है। यूकोर हो सकता है, होएग हो सकता है, या फिर वैलिनियस विलियमसन हो सकता है। ये दुनिया के सबसे बड़े कार फ्लीट कैरियर्स ऑपरेटर्स हैं। इनके पास स्पेशलाइज शिप्स होती हैं, रोरो, यानी कि रोल ऑन रोल ऑफ, मतलब गाड़ी अपने पैरों पे चलती हुई इन जहाज के अंदर लेके जाते हैं। उसके बाद वहां पे इनको डॉक कर दिया जाता है और वो वैसे ही दूसरे देश में जाके निकल जाती हैं, बिल्कुल जैसे एक बड़ा फ्लोटिंग मल्टी लेवल पार्किंग लॉट। ये कार्स का सबसे एफिशिएंट सी ट्रांसपोर्ट मेथड है और इंडिया के पास अपना फ्लीट नहीं है इसके लिए। तो इंडियन जो OEM है, चाहे वो महिंद्रा हो, टाटा हो, मारुति वाले हो, ये सब लोग इन कंपनीज के मोहताज हो जाते हैं। ये कंपनीज अपनी रेट्स खुद सेट करती हैं। 2020 से लेकर 2022 के बीच में जब चाइना का एक्सपोर्ट सर्ज हुआ, कोविड वाला टाइम चल रहा था, चाइना जापान को ओवरटेक करके दुनिया का नंबर 1 कार एक्सपोर्टर बन गया था। PCTC के जो चार्टर रेट्स थे वो रिकॉर्ड हाईज पे पहुंच गए थे। हमारे मैन्युफैक्चरर्स और वो चाइना वाले भी सब लोग पैसे जला रहे थे और ये जो शिपिंग कंपनीज के जायंट्स हैं, ये अपना पैसा कमा रहे थे। ये उस टाइम नोट छाप रहे थे। ये गलत नहीं था, बिजनेस था, लेकिन इसका मतलब था कि बॉस इंडिया का पूरा जो एक्सपोर्ट मार्जिन था वो इस एक चोक पॉइंट पे टिका हुआ था, क्योंकि इंडिया कंट्रोल ही नहीं करता है। अभी तक कोई इस बात को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन असली गेम यहीं पे शुरू हुआ। एक चीज और मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं, इंडिया की पोजीशन एक्चुअली कितनी स्ट्रांग है अभी। 2025 में इंडिया ने पैसेंजर व्हीकल्स का नंबर देखोगे तो 8.63 लाख कार्स को एक्सपोर्ट किया था। SUVs की बात करो 32% की जमती। मारुति वालों ने अकेले 3,95,000 कार्स को एक्सपोर्ट किया था। 46% मार्केट शेयर इन इंडियन एक्सपोर्ट्स। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा व्हीकल प्रोड्यूसर है ये कोई छोटा गेम यहाँ पे नहीं चल रहा है। लेकिन इंडिया के पोर्ट्स पे डेडिकेटेड रोरो बर्थिंग की विंडोज अगर आप देखोगे, ये हिस्टोरिकली नहीं थी। शिप्स घंटों तक का वेट करती थी, जस्ट इन टाइम विंडोज मिस हो जाती थी। इंडिया की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट का GDP 13 to 14% ऐसे नहीं है। इन सब अलग अलग कारणों के कारण बनता है। रिसेंट जो रिफॉर्म्स अभी लिए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो इतना बनाया जा रहा है, उससे टारगेट है कि बॉस हम 7 to 8% के आसपास इसको हम लेके आए। अगर हुआ तो बहुत अच्छा होगा, प्रोग्रेस हो रही है और कंटेनराइज शिपिंग का ऑप्शन भी है। लेकिन ये सब कुछ धीरे धीरे होगा। रोरो से एक कार को शिप करो अगर आप, तो अप्रॉक्सीमेटली $1,950 पर व्हीकल का खर्चा आता है। 20 फुट कंटेनर में वही रूट $5,200 तक चले आता है। तो अगर आप हाई वॉल्यूम लो मार्जिन कार्स के बारे में सोचें, ये मैथ कभी बनेगा ही नहीं। ओपन लूप यहाँ पे आता है। तो BYD ने एग्जैक्टली क्या किया? BYD का कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल था। हमारी सप्लाई चेन का ये जो भी कट है जो कि मिडिलमैन के पास जाता है, उसमें से जो शेयर हमारी शिपिंग कंपनी का होता है उनको वहां से निकाल देते हैं। खुद ही देख लेंगे। $700 मिलियन इन्वेस्ट किए, 2 साल के अंदर 7 अलग अलग जहाज अपने बनाए। जनवरी 2024 में पहली एक्सपोर्ट नंबर 1 नाम से एक अपनी शिप करी। कैपेसिटी 7,000 व्हीकल्स, दुनिया की पहली पर्पस बिल्ड चाइनीज EV कैरियर। फिर चांगजाओ और हेफे नाम से 7,000 कैपेसिटी वाली 2 और जहाज लेके आए। फिर मार्च से अप्रैल के बीच में चांगशा, शियान, शेंजन, 3 नए शिप्स, 9200 व्हीकल्स ईच। दुनिया की सबसे बड़ी कार कैरियर्स की फ्लीट यहाँ पे ऐसे करके बनी और ये फ्लीट्स बढ़ती ही जा रही हैं। अब थियोरेटिकली अगर आप कैपेसिटी के बारे में सोचें, 1 मिलियन EVs समुद्र के रास्ते हर साल बिना किसी शिपिंग कंपनी को 1 रुपया दिए। लेकिन यहाँ एक और लेवल है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। BYD की जेंगजो नाम से एक और शिप है।
ये कुछ महीने पहले थाईलैंड के एक नए असेंबली प्लांट से व्हीकल उठा करके सीधा यूके और बेल्जियम के पोर्ट्स पे लेके गई। थाईलैंड में फैक्ट्री, माइंड इट, चाइना में नहीं, थाईलैंड में फैक्ट्री, BYD की अपनी, जहाज अपना BYD का। ये थाईलैंड से यूरोप गाड़ियां लेके जा रहा है। मतलब ये कंपनी अपना ग्लोबल इन्वेंट्री डायनामिकली रीरूट कर रही है। जहां टैरिफ वॉल्स नहीं है वहां से सामान उठाएंगे और वहां पे पहुंचा देंगे। आप समझ रहे हो ये गेम क्या है? किसी भी थर्ड पार्टी का कोई परमिशन इनको नहीं चाहिए। ये कोई भी लॉजिस्टिक्स का ट्रिक नहीं है, ये एक एंटायरली डिफरेंट बिजनेस आर्किटेक्चर है। और यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि वो जो 26.7% का नंबर है, जो कि दुनिया भर के ऑटो मेकर्स के लिए मिडिलमैन खा जाते हैं, वो BYD के लिए 9.4% कैसे हो जाता है। अगर कोई भी गाड़ी दोनों देशों से एक्सपोर्ट होती है, एक BYD की और एक मारुति की, और वो दोनों सेम वैल्यू की है, लेकिन दोनों पे जो कमाई होगी उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस पहले ही आ जाता है, डिजाइन से पहले, फीचर्स से पहले, किसी भी प्रोडक्ट डिसीजन लेने से पहले। और इसके कारण BYD स्ट्रक्चरली अपनी गाड़ियों को बहुत सस्ता बेच सकता है एक्सपोर्ट मार्केट्स के अंदर। जब कंपीट करने का टाइम आएगा हमारी गाड़ियों से, उनको यहाँ पे एक लेग अप मिल जाता है। तो कौन एक्चुअली हर्ट हो रहा है इन नंबर से? किसको चोट आएगी? हमारे लिए दिक्कत होगी। मारुति सुजुकी 3,95,000 एक्सपोर्ट्स करता है, अगर उसमें से 66,000 से 70,000 यूनिट्स मेक्सिको जाती हैं। बलेनो, स्विफ्ट, डिजायर, ब्रेजा, ये सब मेक्सिको बाउंड होते हैं। और मारुति की टोटल एक्सपोर्ट का 20 to 25% यही होता है। अब इसको जरा ऐसे समझो, 1 जनवरी 2026 यानी अभी कुछ ही महीनों पहले मेक्सिको ने एक नया रूल निकाला। उन्होंने कहा कि जिस देश के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, उनके ऊपर जो गाड़ियां हम इंपोर्ट करेंगे उसके ऊपर 50% का टैरिफ लगेगा। और इंडिया और मेक्सिको का कोई FTA है ही नहीं। एक झटके में हमारे जो भर भर के जो गाड़ियां एक्सपोर्ट होती थी उनके ऊपर बड़ा चैलेंज आ गया। और बात खाली मारुति सुजुकी की नहीं है दोस्तों, वोक्सवैगन इंडिया हर साल 55,000 से 60,000 गाड़ियां मेक्सिको यहां से एक्सपोर्ट करता है। एंड Hyundai इंडिया हर साल 25 से 30,000 गाड़ियां एक्सपोर्ट करता है इंडिया से मेक्सिको। सब एक साथ संकट में आ गए। कुछ लोग यहाँ मुझसे कहेंगे, जयंत कंपनी तो पहले से डाइवर्सिफाई करना चाहिए था ना यार, ये उनका कमर्शियल डिसीजन है। एंड शायद सच्चाई की बात है ये। कमेंट्स में बताओ, क्या ये उनके इंडिविजुअल गलती की बात है या फिर कुछ और आपको लगता है? मैं तो यही कहूंगा कि बॉस, जब स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज आपका इतना बड़ा है और उसके ऊपर ऐसे टैरिफ बैरियर भी आ जाए, आपके तो बॉस वांदे लग जाते हैं। लेकिन वहां पे अगर आप सोचे कि BYD का क्या गेम चल रहा है, अगर उनको अपनी चाइना वाली गाड़ियां मेक्सिको एक्सपोर्ट करने में दिक्कत आती है क्योंकि अब टैरिफ वहां पे लगने लग गया है, वो इजीली अपनी थाईलैंड वाली फैक्ट्री को यूज कर सकता है, अपना जहाज बेचेगा, वहां से गाड़ियां चढ़ाएगा, पहुंचा देगा मेक्सिको, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन दोस्तों, अब जब हमने सारी ये बातें हमने कवर कर ली, हमने बात कर ली इस फ्लीट का फायदा क्या है, ये कैसे काम कर रही है, इसको कैसे यूटिलाइज किया जा रहा है, तो एक और बात बता दूं, इसका एक बड़ा रिस्क भी है और उसके बहुत बड़े इंप्लीकेशंस हैं जो कि हम बहुत जल्द एक अगली वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप वो देखना चाहोगे तो कमेंट्स में बताओ कि इसका पार्ट 2 आना चाहिए। मीनवाइल अभी के लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दो। एंड मेरा नाम है जयंत मुंद्रा, जल्द मिलते हैं। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.